हे गाइस, इट्स दिव्यांश। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच रिव्यू। और आज के इस एपिसोड में हम लोग दो मैचेस को रिव्यू करने वाले हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस एलके और चेल्सी वर्सेस स्पर्स वाले मैच को। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले यार थैंक यू सो मच कि हमने यहाँ पर 15,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं और आप में से हर एक व्यूअर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप कि वही इसी तरह की जो सपोर्ट है और जो हमारे बीच इंटरेक्शन वाला बॉन्ड है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। और इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड अब Q&A वीडियो भाई बहुत जल्दी मैं उसके रिगार्डिंग एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको इस चैनल पे बहुत जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस एलके वाले मैच की, जहाँ पर 2-2 से हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ये मैच थोड़ा ट्रिकी है, मतलब देखो इस मैच में हमने कोई ब्लंडर नहीं करा है, टैक्टिकली ब्लंडर नहीं करा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने कुछ टैक्टिकली मैजिकल भी नहीं करके दिखाया है। लेकिन इस मैच के लिए ना, मतलब एज अ रियल मैड्रिड फैन, एज अ हाला मैड्रिड, कहीं ना कहीं दो फीलिंग्स आप यहाँ पर इस समय फील कर रहे होंगे। पहला होगा यहाँ पर, अगर वर्ड्स की बात करें तो पहला होगा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट और दूसरा होगा यहाँ पे एंकरेजिंग। अब डिसअपॉइंटमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टैट्स की बात करो तो एलके ने यहाँ पर 2 गोल मारे हैं सिर्फ 3 शॉट्स में से, और हमने यहाँ पर 23 शॉट लिए हैं और उसमें से सिर्फ 2 गोल मारे हैं। और वो 2 गोल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लुका मॉड्रिच की पेनल्टी है और दूसरा यहाँ पर ईडे मिलिटाओ के अंदर एक सर्जियो रैमोस वाली आत्मा आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन एंकरेजिंग की बात करें तो वहाँ पर मतलब काफ़ी सारे पॉजिटिव है जो फाइन डिटेल्स पे हम अभी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी कि यहाँ पर हमने फाइट बैक करा है। 76 मिनट पे हम 2 गोल्स की डेफिसिट से यहाँ पर ट्रेल कर रहे थे, बट एट दी एंड यहाँ पर हमने 15 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर किए हैं, जबकि हर चीज़ एक ऐसे दिन पे जहाँ पे लिटरली हर एक चीज़ हमारे अगेंस्ट जा रही थी। अब देखो यार, मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ कितना सेंस बनाती है और आप में से कितने लोग एक्चुअली में इस चीज़ के लिए इस चीज़ से एग्री करोगे, लेकिन ये चीज़ एक फैक्ट है कि रियल मैड्रिड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है इस समय यूरोप में, और डेफिनेटली वन ऑफ द इनफॉर्म टीम्स हैं और चैंपियंस लीग की फेवरेट है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर हम बॉटम मिड टेबल टीम्स की बात करें तो उनके रिगार्डिंग हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, या फिर स्ट्रगल वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एलके हो, चाहे वो यहाँ पर ओसासुना हो, गेटाफे हो, या फिर यहाँ पर कार्डिफ हो। इन टीम्स के अगेंस्ट हमने यहाँ पर स्ट्रगल किया है और पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। अब ये वो टीम्स हैं कहीं ना कहीं जिसके रिगार्डिंग हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि रियल मैड्रिड एक ऐसा डिस्प्ले पुट आउट करेगी। लेकिन सही में एट द सेम टाइम मैं बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर टैक्टिकली कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करा है, हम यहाँ पर सही खेल रहे थे। बट इट्स जस्ट वो वाला मैच है जब अपना दिन होता है ना, तो यहाँ पर एक मैं सही बता रहा हूँ, अगर आज अपना दिन होता है या फिर वो जो कटिंग एज होता है कि जिसको शॉट्स में गोल में कन्वर्ट करना है, तो ना ही सिर्फ विनीसियस बल्कि बेंजेमा और यहाँ पर कासिमीरो भी कहीं ना कहीं एक नहीं बल्कि 2 गोल स्कोर करे जाते। तो एट द सेम टाइम हमारे पास कम से कम 6 गोल्स होने चाहिए थे ऑन द बुक, लेकिन कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर एक हेडर और एक पेनल्टी के बलबूते पे अपना रिजल्ट दिखाना पड़ रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में 3 चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्लैंड मंडी। अब देखो यार, फर्लैंड मंडी डेफिनेटली अगर हम एथलेटिज्म की बात करें, उस बंदे पे पेस है, उस बंदे के पास वो डिफेंसिव ट्रेट्स हैं जो कि उसको डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एमर्जिंग और बेस्ट लेफ्ट बैक बनाता है। लेकिन आज जो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ ना, वो उसका अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और ये चीज़ कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के फैंस बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे। देखो यार, मार्सेलो इज़ अ लेजेंडरी लेफ्ट बैक, वो डेफिनेटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो गेम का हाईलाइट होता था ना, वो उसका अटैकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। और भाई मेरे को तो देखो पता ही है, मतलब रोनाल्डो और मार्सेलो का जो कनेक्शन था दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज फर्लैंड मंडी में कहीं ना कहीं वो झलक देखने को मिली, और वो ये चीज़ कर सकता है, वो ड्रिबल भी कर सकता है जो कि वो हमेशा करके दिखाता है। और आज कहीं ना कहीं उसको अटैकिंग, मैं कहूँगा कि हाफ में उसको वो स्पेस मिला है और उसने हमको हेल्प करी है। दूसरा पॉइंट होने वाला है करीम बेंजेमा। अब देखो यार, करीम बेंजेमा का रिगार्डिंग ये है कि अगर उसका एक एवरेज दिन भी जा रहा होता ना, तब भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड में वो एक अलग अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाता है, क्योंकि उसका जो फुटबॉल आईक्यू है वो बहुत अच्छा है। वो विनीसियस जूनियर के साथ अच्छे से ब्लेंड होता है, वो ईडन हज़ार्ड के साथ, जिसका मैच अपने आप में भी काफ़ी सही रहा है, मेरे को तो ईडन हज़ार्ड की परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही लगी है, तो सबके साथ उसका लिंकअप बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आज के मैच के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो बड़ी न्यूज़ होगी ना, वही होगी क्या करीम बेंजेमा को एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म इंजरी हुई है, यानी कि वो जो टीयर वाली इंजरी है वो हुई है। अब देखो यार, अभी तक तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि करीम बेंजेमा को एक मामूली सी माइनर इंजरी हुई है, टीयर वाली इंजरी का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर उसको एज अ प्रिकॉशन हमने सब्स्टिट्यूट किया है, जिससे वो पीएसजी वाले मैच में कोई दिक्कत ना है। अभी के हिसाब से देखो, लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही है कि यहाँ पर वो कोपा डेल रे जो कि 3 फरवरी को होगा वो मैच मिस करेगा, और यहाँ पर जो लालीगा का मैच होगा नेक्स्ट 6 फरवरी को, वो मैच यहाँ पर मिस करेगा। लेकिन पीएसजी वाले मैच पे अभी कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है कि भाई खतरा है, ये है फिलहाल के लिए। तो ट्यूसडे को यानी कि परसों यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एक टेस्ट होगा, तब जाके हमको कोई सिचुएशन क्लियर होगी। अब कंक्लूजन की बात करें तो भाई देखो, कंक्लूजन सेम ऐसा है कि
आज के मैच जीतने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंसेंटिव थे। कहीं ना कहीं देखो सविया ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, तो हम यहाँ पर मैच जीत के कहीं ना कहीं लालीगा टाइटल सीज कर सकते थे ऑलमोस्ट, जो कि मतलब अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि लालीगा में 2 हॉर्स रेस चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सीज करके एक मामला खत्म करते। प्लस यहाँ पर क्योंकि एक महीना भी नहीं बचा है, हमारा बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मैच ऑफ द सीजन अगेंस्ट PSG, तो यहाँ पर आने वाले टाइम में क्योंकि 10-15 दिन का ब्रेक है, तो एक मतलब वो होता है कि ठीक है, एक मोमेंटम के साथ अगर आप अपना एक ब्रेक ले रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे मैच की, और वो है चेल्सी वर्सेस स्पर्स, जहाँ पे चेल्सी ने 2-0 की स्कोर लाइन से, डिजर्वेडली 2-0 की स्कोर लाइन से स्पर्स को हरा दिया है। और सबसे पहले यार आई थिंक इसी बात से मैं कहूँगा कि टूकल एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग। कहीं ना कहीं मैं इसको खुशी खुशी कन्फेस करूँगा कि जो परसेप्शन मैंने अपने दिमाग में बना रखा था टूकल के लिए, अब चाहे वो कितना सही हो, आपने मेरे को कोलैब्स में हो, चाहे फिर हम स्ट्रीम पे हो, चाहे हम डिस्कॉर्ड की डिस्कशंस में हो, कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग आती थी कि मैं इस तरीके से मतलब परसेप्शन रखता हूँ कि टूकल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने 3-4-2-1 के सिस्टम पे, जो कि कभी कभार कहीं ना कहीं भारी पड़ता है चेल्सी पे। लेकिन पिछले कुछ टाइम की बात करूँ या फिर आज का मैच एक प्राइम एग्जांपल है कि टूकल ना ही सिर्फ डिफेंस फॉर्मेशन वेरिएबिलिटी रखता है, ना ही सिर्फ वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकता है फॉर्मेशंस को, बल्कि ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। और क्योंकि आज चेल्सी अगेंस्ट स्पर्स थी, तो ये चीज़ सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि क्यों कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। अब देखो यार, ये लगातार तीसरा मैच था चेल्सी वर्सेस स्पर्स का, मतलब डेफिनेटली बड़े मैचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पर्स के अगेंस्ट अगर हम पहली बात करें तो हर एक मैच में यहाँ पर कॉन्टे को आउट क्लास किया है टूकल ने। मतलब कॉन्टे कुछ और सोच के आता है और टूकल एक्चुअली में कुछ और करता है। सबसे पहले जब मैच की बात करें तो वहाँ पर वो 3-4-2-1 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन टूकल ने 4-2-2 खिला दिया। उसके बाद अगर आज के मैच की बात करें तो यहाँ पर कॉन्टे एक्चुअली में 4-2-2 को एक्सपेक्ट कर रहा था और यहाँ पर उसने 4-3-3 खिला दिया, जिसके बहुत सारे प्रोज हैं और ये चीज़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सेंस भी बनाती है क्यों टूकल ने एक्चुअली में ये चीज़ करी। लेकिन अब बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यार इस चीज़ की बात करते हैं कॉन्टे का इस गेम को लेकर क्या अप्रोच था। क्योंकि देखो यार, सही बताऊं, मैं किसी भी एंगल से जज नहीं करने वाला कॉन्टे को अभी, तो आई थिंक दैट वुड इट वोंट मेक सेंस, लेकिन इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो यार, कॉन्टे की टीम का सबको पता है कैसे खेलेगी, सबको पता है कि ट्रांजिशन इज द डेफिनेटली द बिगेस्ट वेपन जो कॉन्टे की टैक्टिक्स का होता है। लेकिन और वो फर्दर नैरो डाउन कर देता है कि आप क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाओ, क्योंकि एक ही तो चीज़ है जो कि स्पर्स करने वाली है, तो उसमें आपके पास जो क्रिटिसाइज करने के पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ यार, ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, हाँ, जिनका ट्रांजिशन भी बहुत ख़राब था, इनका ट्रांजिशन ही ख़राब था। जो चीज़ इनकी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है वो इनका ट्रांजिशन ही ख़राब था। हाँ, डेफिनेटली इस रिजल्ट को देख के हम ये कहेंगे कि इसमें चेल्सी की ही तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें स्पर्स का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा बनता है। आई थिंक द होल ओवरलुक्ड ऑफ दिस मैच, द पूरा जो अप्रोच है इस गेम को लेकर स्पर्स का, वो बहुत गलत था। यस, स्टार्टिंग 11 की हम बात कर सकते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़े फ्लॉज थे। लुकस मोरा का कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इंक्लूजन हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, अंडरस्टैंडेबली यहाँ पर स्टीव बेरग्वाइन का जो मोमेंटम है वो थोड़ा आया था, तो यहाँ पर समझ में आ रहा था कि ठीक है, बेरग्वाइन को यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में जगह दी गई है। लेकिन एक्चुअली में आपके पास ट्रांजिशन नहीं है, आपके पास बिल्डअप नहीं है, चेल्सी आपको बिल्डअप ही नहीं करने दे रही, क्योंकि यहाँ ठीक है, उसका एक रीज़न है कि कॉन्टे तो मतलब सुन्न पड़ गया था, क्योंकि टूकल ने एक्चुअली में उसको सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि वो समझ रहा था यहाँ पर कि वो 4-2-2 के साथ जाएगा और उसके पास मिडफील्ड में स्पेस होगा, बट नहीं, यहाँ पर वो 4-3-3 के साथ गया, तो मिडफील्ड में अगेन यहाँ पर चेल्सी ने आउटक्लास कर दिया। लेकिन एक्चुअली में स्पर्स की अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेल्सी का रिदम तोड़ने की लग रही थी। यानी कि चेल्सी दे वर एक्चुअली जस्ट गोइंग फॉर अ वन वंडर गोल। वो यहाँ पर सिर्फ एक गोल की तलाश में थे, जो कि इवेंचुअली हो भी सकता था, जिस पे हम बात करेंगे अभी कंट्रोवर्शियल हैरी केन वाले गोल पे। लेकिन उसके अलावा मेरे को नहीं लग रहा था कभी कि यहाँ पर स्पर्स बहुत कुछ अटैक करने की कोशिश कर रही है। इट वाज ऑल अबाउट कि बस ठीक है, आप चेल्सी का मोमेंटम तोड़ो और चेल्सी को गोल नहीं स्कोर करने देना। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं क्यों चेल्सी को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ इस टूकल के नए सिस्टम की, और एक्चुअली में इसकी जरूरत भी क्या थी। फिर अगर आप मार्को अलोंसो की बात करो या फिर आप एस्पिलिक्वेटा की बात करो, दोनों ही अपने आप में एक काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकते जो कि टूकल एक्सपेक्ट करता है बेन चिल्वर से और रीस जेम्स से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखो, फिर आप विंग बैक्स भी खिला रहे हो और आपके पास विंग बैक्स वो हैं जो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर उस सिस्टम को खिलाने का क्या जरूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर 4-2-2 का उसने सिस्टम रखा था। अब अगर 4-3-3 सिस्टम की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ यहाँ पर हकीम जिएच को। लाइक सीरियसली, जिएच
की फॉर्मेशन, जब से उसको एक नए विंगर के रोल दिया है ना, ही हैज़ बीन प्रॉपर विंगर का जब रोल दिया है, उसका मैच बहुत सही जा रहा है। और आज का वो गोल तो भाई मतलब इट वॉज जस्ट फ्लॉलेस। उसको ऐसा लगता है कि उसको जस्ट बार बार देखते रहो। जिस तरीके से उसने गोल मारा, इट वॉज लाइक बॉल ना हवा में स्लो मोशन हो गई है, स्विंग हो रही है स्लो मोशन। इट वॉज जस्ट अमेजिंग, स्पीचलेस, मतलब उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने शब्दों में। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा यहाँ पर यह भी था कि कहीं ना कहीं जो कोवाचिच है और मेसन माउंट है वो बहुत एडवांस खेल रहे थे, यानी कि बिल्कुल प्रॉपर एडवांस नंबर 8 की तरह खेल रहे थे। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि ब्रूनो फर्नांडिस और यहाँ पे फ्रेड वाला रोल मिला गया था, और जॉर्गिनो वॉज अ सिंगल डिफेंडर, जो सिंगल मिडफील्डर, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेंस के आगे गार्जियन रख रहा था। प्लस आपको एक चीज़ ये भी माननी पड़ेगी कि जो चेल्सी का डिफेंस है, यानी कि थियागो सिल्वा और रुडिगर, भाई लाइक शायद से ये दो डिफेंडर्स, चेल्सी का डिफेंस एक ऐसा डिफेंस होगा रियल मैड्रिड के अलावा अगर मैं किसी और डिफेंस के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, वो आई थिंक चेल्सी का डिफेंस है। यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो कोई गलती कर देंगे। और रूडिगर तो भाई बंदा ही अलग है, रूडिगर तो भाई बंदा ही अलग है। देखो मैं तो फिर एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि चेल्सी ये गलती कर ही नहीं सकती। अगर लिवरपूल मोहम्मद साला का कॉन्ट्रैक्ट हटा के एक बार बहुत बड़ा चूतियापंती करेगी, तो मेरे को लगता है कि चेल्सी यहाँ पर रूडिगर को जाने देगी तो वो भी बहुत बड़ा चूतियाप होगा। तो मैं तो अभी भी यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि कुछ भी करो, लेकिन रूडिगर का तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो। ही इज़ जस्ट प्राइसलेस। वो बंदा हर एक एंगल से, हर एक कैरेक्टर ट्रेट से वो बंदा प्राइसलेस है। लेकिन अब बात करते हैं दो कंट्रोवर्सीज़ की। सबसे पहले तो देखो कंट्रोवर्सी है कि मैट डोहर्टी, अब मेरे को तो भाई इस बंदे की परफॉर्मेंस भी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। देखो ये चीज़, और इस बंदे की परफॉर्मेंस से आप मान सकते हो कि क्यों स्पर्स कि कॉन्टे स्पर्स में मैजिक क्रिएट नहीं कर सकता। या मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे स्पर्स का अप्रोच कॉन्टे पे थोड़ा क्रिटिसिज्म जाना चाहिए। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि कॉन्टे को एक बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ प्लेयर्स चाहिए होते हैं अपने सिस्टम को काम करवाने के लिए, जो कि उसको इंटरनेशनल में मिल रहे थे। लोतारो प्लस यहाँ पे लुकाकू का, अब यहाँ पे हैरी केन तो है पर उसके साथ कोई अच्छा मिडफील्ड वो नहीं है। उधर हकीमी था पर यहाँ पर मैट डोहर्टी दे रखा है। तो यहाँ पर उसको ट्रांसफर बिजनेस में ज़रूर समय देना पड़ेगा, और ऑफकोर्स समय के साथ देखो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन मैट डोहर्टी का वो जो चैलेंज था सार पे, जिसका अपने आप में एक बहुत अच्छा गेम गया है, सार का भी बहुत अच्छा गेम गया, अंडररेटेड प्लेयर है वो मेरे को समझ में नहीं आता कि हाउ इज़ इट नॉट रेड। ठीक है चलो रेड के लिए मैं काफ़ी हार्श हो रहा हूँ, काफ़ी रूड हो रहा हूँ, येलो भी नहीं है, VR लेने के बाद भी वो येलो नहीं है, बट ठीक है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। और मेरे को लगता है कि नहीं यार वो काफ़ी, देखो इंटेंशनल भी था, प्लस बहुत लेट था, प्लस इट वाज डेंजरस। तीनों चीज़ थी, तो ये तीनों चीज़ रेड के लिए मेरे को लगता है। और जिस हिसाब से हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि रेड कैसे बटते हैं, यहाँ पर मेरे को लगता था कि रेड मिल जाना चाहिए था। और अगर रेड नहीं मिल रहा है तो येलो नहीं मिला, ये तो अपने आप में एम्बैरेसिंग है। अब बात करते हैं दूसरे की, हैरी केन वाला गोल। देखो मेरे को पता है को थियागो सिल्वा ने डाइव किया है, जो भी किया है वो अलग है, लेकिन येस देयर वाज अ हैंड ऑन थियागो सिल्वाज बैक और वो उस पर हाथ लगा था, बट इट वाज नॉट इनफ कि यहाँ पर उसको आप फाउल दे दो। देखो बाकियों के ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी माननी पड़ेगी कि ऐसे में हर बार आप अगर डिफेंडर 10 के 10 बार गिरेगा तो रेफरी 10 के 10 बार उसको फाउल देगा। ये कहीं ना कहीं डिफेंडर्स के पास एक बड़ा ऑप्शन होता है। आप कह सकते हो कि ये डिफेंडर्स साइड ऑफ पेनल्टी डाइविंग, पेनल्टी के लिए डाइव करना होता है कि अगर वो पेनल्टी में डिफेंड करता हुआ डाइव करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो उसको यहाँ पर फाउल मिलेगा। एंड आई थिंक यहाँ पर हैरी केन के साथ थोड़ा सा इनजस्टिस तो हुआ है, मेरे को लगता है। प्लस यहाँ पर आई थिंक अब देखो इसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंक्लूजन की। मेरे को लगता है कि द बिगेस्ट विनर जहाँ से जो होगा वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि सही बताऊँ मैनचेस्टर देखो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गई है कि अगर टॉटनहम हॉटस्पर के पास यहाँ पर गेम्स इन हैंड है एंड दे आर लुकिंग लीथल, बट इट डजंट मीन कि यहाँ पर वो गेम ही जीत जाएंगे सारे। और इसका आज प्राइम एग्जाम्पल था कि देखो भाई प्रीमियर लीग में सारे गेम्स ट्रिकी होने वाले हैं। हमारे लिए विनिंग इसलिए है क्योंकि आर्सेनल ने ही पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, वेस्ट हैम को तो हमने खुद हरा दिया है और स्पर्स ने भी अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं। यानी कि जो हमारे डायरेक्ट 3 राइवल थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं और इस समय हम यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन में हैं। The only thing we need to do is हमको यहाँ पर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। बाकी डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से यहाँ पर अगर आपने रियल मैड्रिड वाला मैच देखा है तो उसमें आप रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस पे क्या परसेप्शन रखते हो, और अगर आपने प्रीमियर लीग का एक क्लासिक राइवलरी वाला मैच देखा है तो आपके हिसाब से यहाँ पर कॉन्टे ने कितनी ज़्यादा बड़ी गलती करी है। और टूकल की भाई तारीफ के लिए देखो शब्द तो होने ही होने चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच यार फॉर 15,000 सब्सक्राइबर्स। आई होप इसी तरह हमारा जो बॉन्ड है और इंटरेक्शन वाला बना रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।